मॉर्निंग वन एंड ऑल। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो रहा है वो चल रहा है। 10 तारीख को ह्यूमन एनाटमी का जो क्वेश्चन आया था उसका एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया है। फिर 12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था वो है आपका फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आज बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न था और उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए कि सर आप ऐसा और भी वीडियोस बनाइए ताकि हम लोग अपने आप को अपडेटेड कर सकें। तो उसी चीज़ को लेकर के ताकि बच्चों को कुछ समझ में आए और उनकी मदद हो, मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं फिजियोलॉजी का क्वेश्चन कैसा था और इसके एनालिसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो फिजियोलॉजी का पेपर था, एक बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का 12/6/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उनका था। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज, ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट बीपीटी, बीपीटी के लिए क्वेश्चन नहीं था, बीपीटी के लिए अलग क्वेश्चन था। ये बीआरआईटी, बी ऑप्थेल्मोलॉजी, बीएमएलटी एंड बीओटीटी के लिए ये क्वेश्चन सेट किया गया था फिजियोलॉजी का। उसका एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंस्ट्रक्शंस दिया गया था, द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। जो भी मार्क्स है वो राइट साइड में है। 3 ग्रुप है ए बी सी। ग्रुप ए कंटेन 12 क्वेश्चंस, ग्रुप बी कंटेन 6 क्वेश्चन, ग्रुप सी कंटेन 3 क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू आंसर 10 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान देने वाली है। पहला क्वेश्चन जो ग्रुप था उसमें कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन, लेकिन आपको आंसर कितना करना है? सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आंसर करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी। ग्रुप बी में टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन, लेकिन आपको आंसर कितना करना है? 4। ठीक, एंड ग्रुप सी कंटेन्स 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप सी। ग्रुप सी में टोटल 3 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने। तो ये जो था पैरामीटर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में टोटल आपके 12 क्वेश्चन थे, ग्रुप बी में टोटल आपके 6 क्वेश्चन थे, ग्रुप सी में टोटल आपके 3 क्वेश्चन थे। अब आंसर कितना करना है? इसमें आपको 10 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन और इसमें 2 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी में अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, 12 के 12 क्वेश्चंस, इसमें 6 के 6 क्वेश्चन, इसमें 3 के 3 क्वेश्चन, तो आपको कोई भी एडिशनल मार्क नहीं मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जितना बोला गया है उतना ही आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप का स्कोरिंग जो हो वो अच्छा। आप लालच में कर सकते हैं कि मुझे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था जनरल इंस्ट्रक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था फिल इन द ब्लैंक्स एनी 10। ठीक है, तो आ जाइए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन वेरी इजी, FSH and LH are secreted by। FSH क्या होता है and LH क्या होता है? FSH नाम से आपको पता होना चाहिए, FSH इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड LH का फुल फॉर्म हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये 2 हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? ठीक है, तो FSH एंड LH दे आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपको करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अगर एडिनोहाइपोफाइसिस भी लिख करके आए हैं तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस भी लिखे हैं या एंटीरियर पिट्यूटरी भी लिखे हैं, तो ये दोनों
आपका जो जज किया जाएगा वो आंसर करेक्ट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा मेन मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है बॉडी का, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी हम लोग कहते हैं। और तो और जो पिट्यूटरी है वो 3 भाग में बटा हुआ है, एक भाग एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और बीच में एक है जो है आपका इंटरमीडिएट। तो एंटीरियर में भी फिर 3 सब डिविजन होंगे, पार्ट डिस्टालिस, पार्ट ट्यूबरालिस, ठीक है, एंड पार्ट्स इंटरमीडिएट, ये 3 पार्ट्स उसके सब डिविजन होते हैं। तो सब जैसा कि आपको सब लोगों को पता है पिट्यूटरी 2 टाइप का होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के फिर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, 3 डिविजन्स होते हैं, जिसको हम लोग पार्ट्स डिस्टालिस, पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है, और पार्ट्स ट्यूबरालिस भी कहते हैं। ठीक, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो क्या सिक्रीट करता है, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, ये LH हो गया, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायरोट्रोपिन हार्मोन हो गया। ठीक है, तो ये वो सारा कुछ सिक्रीट करता है। तो FSH एंड LH दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज कितना होगा, 60 to 150 मिलियन पर ml। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 to 150 मिलियन पर ml जो है वो हमारा नॉर्मल स्पर्म सेल काउंट होता है। अब बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म काउंट, इट इज ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। स्पर्म काउंट क्यों फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का होता है, क्योंकि स्पर्म काउंट से हमको बहुत सारी बीमारियों के डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है। ठीक है, स्पर्म काउंट हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है, पर मिलियन पर ml, 1 ml में इतना मिलियन स्पर्म सेल्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन वो सब फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होता है, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, जूस्पर्मिया, ठीक है, और टेराटोजूस्पर्मिया, बहुत टाइप के आपके पैथोलॉजिकल सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं। स्पर्म काउंट नॉर्मल होगा, ये हमको ये बताएगा कि जो पर्सन है उसका फर्टिलिटी कैसा होगा, वेदर द स्पर्म्स आर फर्टाइल और नॉट। आजकल सीमेन एनालिसिस होता है, सीमेन एनालिसिस में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, स्पर्म काउंट। कितना स्पर्म काउंट है आपके एक इजैकुलेट में, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS इज एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्साइटेटरी। तो 2 टाइप के, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स है क्या। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स they are nothing, they are chemical like substances which are present at the nerve ending। जो सिनेप्स होता है, ठीक है, 2 नर्व के बीच में जो एंडिंग होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, एक इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो भी इंपल्स रहता है उसको ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। अब ये कंटिन्यूअस मूव ऑन तो करता नहीं रहेगा, ठीक है, उसको रुकना होगा। तो जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे तो जो इनहिबिशन हो जाएगा, मेरा जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा, और जो एक्साइटेटरी आएगा तो ये मूव ऑन करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मेन, सबसे मेन, तो वो है आपका ग्लूटामेट। ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम से। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl। ठीक है, पेप्सिनोजन पे जब HCl एक्ट करेगा तब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद, पेप्सिन क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि हमारे खाने में जो भी प्रोटीन्स आए होंगे उनका डिग्रेडेशन या डाइजेशन में मदद करेगा, ताकि प्रोटीन फर्दर ब्रेक डाउन हो और फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस में मूव ऑन करे। तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, लार्जेस्ट मास्टर ग्लैंड होता तो पिट्यूटरी होता, यहां पे ये पूछ रहा है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। It is the largest endocrine gland. Secretion of HCl is stimulated by, very, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से, कि जो HCl का सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट मतलब बढ़ता कैसे है, वो बढ़ेगा कैसे, ये इनका क्वेश्चन था। ठीक है, या है तो आप लोग वो पता होना चाहिए कि जो HCl हमारे बॉडी में बनता है, हमारे स्टमक में बनता है, जो पेराइटल सेल्स स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक हो गया चीफ सेल्स है पेप्सिनोजन सेल्स, दूसरा हो गया आपका गॉबलेट सेल्स या म्यूकस नेक सेल, और तीसरा हो जाएगा पेराइटल सेल्स। जो पेराइटल सेल्स है वो क्या सिक्रीट करता है? HCl सिक्रीट करता है। तो जो HCl सिक्रीट होता है पेराइटल सेल से, ठीक है, वो ज्यादा कब होगा हमारे बॉडी में, यही इसने सवाल किया है। तो HCl हमारे बॉडी में बनता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है, दैट इज डेवनपोर्ट थ्योरी। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि HCl हमारे स्टमक में बनता कैसे, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसका सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे, जैसे वेगल इंपल्स। ठीक है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन से हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गैस्ट्रीन हार्मोन। दूसरा आपका गैस्ट्रीन हार्मोन के सिंथेसिस से भी इसका जो सिक्रीशन है वो जो है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the amount of air that can be forcefully expired after taking maximal inspiration is known as vital capacity। ये पूरा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। The volume of blood ejected by the ventricles in a minute is known as cardiac output। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ठीक है, तो पूछ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कितना 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी से रिलीज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ओवल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सडन राइज इन, क्या कौन से हार्मोन का राइज में ओवल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है? ओवल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सडन राइज इन द एक्टिविटी ऑफ विच हार्मोन? कौन सा हार्मोन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जहां भी स्टार्ट होगा वहां क्या किस चीज की जरूरत होगी? एनर्जी की, और वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The junction of one neuron with another neuron is called as synapse. The structural and functional unit of kidney is known as nephron. तो ये हो गया हमारा fill in the blanks का आंसर। ठीक है, आप देखेंगे पहला FSHN they are secreted by anterior pituitary or adenohypophysis,
Normal sperm count is 60 to 150 million per ml. Main excitatory neurotransmitter in CNS is glutamate. Pepsinogen is activated by HCl. Largest endocrine gland is thyroid gland. Secretion is stimulated by gastrin, vagal impulse या vagal tone, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हिस्टामिन सिक्रेशन। ये तीनों आंसर आपको करेक्ट होंगे। तो ये हो गया पूरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते क्या है ग्रुप बी के क्वेश्चंस। तो ग्रुप बी में आपको ध्यान क्या देना है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। आपको कितना का लिखना है? सिर्फ 4 का। मार्क्स जो इसके लिए डिसाइड किया गया है यूनिवर्सिटी के साइड से वो है 7 into 4, मतलब 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम सबसे पहला, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हमेशा आंसर कैसे आपको लिखना है? जैसे टाइडल वॉल्यूम आया, ठीक, सबसे पहले इट इज अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या है ये? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। डेफिनेशन, ठीक, उसके बाद आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि टाइडल वॉल्यूम में मतलब होता क्या है। मतलब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना हवा हमारे लंग्स में जा रहा है और कितना हवा हमारे लंग्स से बाहर आ रहा है, दैट इज टर्म्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको लिखनी है। क्या होता है नॉर्मल वॉल्यूम? 500 ml। ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम है। बस आपको इतना बेसिक पॉइंट्स लिखने में, ठीक, अगर आपको इसकी अप्लाइड एनाटॉमी पता है या फिजियोलॉजी पता है, आप इससे क्या बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगा सकते हो। ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आपको ये पता है, आप इसको और नोट डाउन करते हैं या इलाबोरेट करके लिखते हैं, तो वो आपके लिए एडिशनल मार्क्स फेचिंग या प्लस पॉइंट होने की संभावना पैदा करता है। क्लियर? तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए आरबीसी, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आरबीसी शॉर्ट नोट है, 7 मार्क्स देखते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, सिर्फ आरबीसी में इतना लिख करके आप सोचेंगे कि आपको 7 मार्क्स मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, आरबीसी क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं हम लोग। फिर आरबीसी जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स होता है। इसका शेप क्या होता है? शेप, साइज, इसके बारे में आप हम लोग बताएंगे। बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ये सारा इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के पॉइंट्स में कवर होगा। इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के पॉइंट्स में कवर होगा। ये इसकी फीचर्स, अगर कोई पेक्यूलियर फीचर है तो आरबीसी का सबको को पेक्यूलियर फीचर पता है क्या? इट लैक्स न्यूक्लियस, वो लिख सकते हैं आप, उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ क्या? अ पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, विच गिव्स इट अ रेड कलर। हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, जिसके वजह से ये जो सेल है वो है लाल कलर के। अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ पिगमेंट, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय क्या? आयरन विथ 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल या पोरफायरिन प्रोटीन्स। ठीक है, ये आप छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर्म में आप हीमोग्लोबिन के बारे में भी लिख सकते हैं। अब आप इसका लिखेंगे, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन कितना होता है? जैसे 120 डेज। ये मरने के बाद फिर कहां जाकर के दफन होता है?
तो रिजर्व जो हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी है स्प्लीन, वहां पे ये लिख सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स फॉर्मुलेट करना है और ज्यादातर ध्यान रखिएगा कि जितना आप कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, नॉट लाइक लॉन्ग एसे, आपको लॉन्ग एसे के फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, अंडरलाइन करते जाइए, यू विल फेच मार्क्स। अगर आपको एरिथ्रोपोइसिस के कुछ स्टेप्स याद हैं, द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, खाली उस स्टेप्स के नाम लिख दीजिए। अगर आप इतना लिख देते हैं और लास्ट में इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया लिख सकते हैं, ठीक है, थैलेसीमिया लिख सकते हैं, अगर आप खाली उनका नाम भी मेंशन कर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें दे दिए जाएंगे। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो आरबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में तो बहुत कोई लिख लेगा, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करना है तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा जो कि कॉमन ना हो, तो वो सब अनकॉमन पॉइंट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आप बोलेंगे कि बाइल सॉल्ट्स इतना छोटा तो है, हम क्या ही लिख सकते हैं, नहीं। बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स आप इसके टाइप्स लिख सकते हो, प्राइमरी बाइल सॉल्ट, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स के एग्जांपल लिख सकते हैं। अब प्राइमरी बाइल सॉल्ट जो है वो बनता कैसे है, ठीक है, उसका काम क्या है। जो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स है इसमें सिर्फ बाइल सॉल्ट पूछा है, अगर ये लिख देता प्राइमरी बाइल सॉल्ट, सब सिर्फ आप एक सॉल्ट के बारे में लिख देते हो जाता, लेकिन इसने बाइल सॉल्ट्स लिख दिया, तो आपको प्राइमरी के बारे में भी लिखना है, सेकेंडरी के भी बारे में लिखना है, दोनों बाइल सॉल्ट्स के बारे में आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है बाइल सॉल्ट्स का, बाइल सॉल्ट्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज कहाँ होता है, ठीक है। फिर उसकी अप्लाइड एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि अगर बाइल सॉल्ट्स हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बाइल सॉल्ट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो आप जॉन्डिस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जॉन्डिस के बारे में 4 लाइन लिख सकते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स क्या है, दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि हमारे कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब आप इसको इलेबोरेट करके जितना एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा। डिपोलराइजेशन नर्वस कंडक्शन का एक स्टेप है डिपोलराइजेशन, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो एक्सन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें जो सोडियम चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो बाहर रहता है, नेगेटिव चार्ज अंदर रहता है। जैसे ही इंपल्स आता है क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो अंदर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो बाहर चला जाता है, वहां पे कपलिंग रेशियो चलता है, ठीक है, कपलिंग रेशियो चलता है, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सोडियम पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, वो लिखे, उसको एक्सप्लेन करें विद डायग्राम, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स, दैट इज डिपोलराइजेशन। एंड लास्ट इज थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स के नाम T3, T4 एंड TSH, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स के पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, अगर उसकी हिस्टोलॉजी पता है तो हिस्टोलॉजी लिख देंगे, अगर स्टेप्स पता है कि T3 का फॉर्मेशन में या जो थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन है उसका उसमें क्या है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद हार्मोन्स के नाम लिखिए, ठीक है, हार्मोन्स का ज़्यादा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, T3, T4 और TSH का फंक्शन हम लोग लिखेंगे या थायराइड हार्मोन का फंक्शन लिखेंगे। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस सिक्रीशन होगा तो उससे क्या बीमारी होगी, अगर कम सिक्रीशन होगा तो उससे क्या बीमारी होगी, वो सब के बारे में अगर आप मेंशन करते हैं तो यू विल फेच गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सिर्फ एक लाइन का डेफिनेशन देने से या सिर्फ इंट्रोडक्शन देने से यू कैन नॉट अज्यूम दैट आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको 7 में 7 मिल जाएगा। 7 मार्क्स लेने के लिए आपको बेसिक कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स की कहानी, इसमें से 4 आप आसानी से कोई भी कर सकते हैं। जैसे आरबीसी सबसे सिंपल है, थायराइड हार्मोन सबसे सिंपल है, डिपोलराइजेशन सबसे सिंपल है, और अगर आप चाहें तो टाइडल वॉल्यूम बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आ जाइए, ये था शॉर्ट नोट्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें से आपको करने कितने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये कितने मार्क्स का है, 11 × 2, तो 2 क्वेश्चन है आपका और एक क्वेश्चन
कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एनाटॉमी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफाइन क्वेश्चन था डिफाइन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया इज नथिंग बट अ कंडीशन व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स, इसके टाइप्स, स्टैग्नेंट, हिस्टोटॉक्सिक। ठीक है, जो 4 टाइप्स है सबके बारे में एक एक पॉइंट लिख दीजिए। दूसरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया। साइंस एंड सिम्टम, 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है साइन, एक है सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, तो साइन एंड सिम्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम वो हो गया जो मरीज आकर के बताएगा, और साइन वो हो गया जो क्लिनिशियन मरीज में देखेगा। ठीक है, तो साइंस एंड सिम्टम जो भी होगा, ठीक है, या क्लिनिकल फीचर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, हमारे बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब हाइपोक्सिया होगा। अगर आप साइंस एंड सिम्टम्स लिख रहे हो तो इफेक्ट्स लिखने में आपको कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें हाइपोक्सिया जैसे डेफिनेशन लिखे आपको 2 मार्क्स मिल गया, टाइप्स लिखे 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, फिर साइंस एंड सिम्टम्स आपका जो भी हो जाएगा, मान लीजिए आप इसमें 3 मार्क्स हो गए, तो 3 2 5 2 7 बचे 4 मार्क्स। ठीक है, साइन में 3 मार्क्स हो गए, सिम्टम्स में 3 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स ले लीजिए अगर आप सिम्टम भी लिखते हैं, या क्लिनिकल फीचर्स दोनों मिला करके आपको 5 मार्क्स का मान लीजिए, तो 5 4 9 बचे क्या? 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड प्रेशर? डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर इज नथिंग द व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द लैटरल प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन द वेसल्स थ्रू व्हिच इट इज फ्लोइंग। ये हो गया वेसल जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो वेसल्स में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। What are the determinants of blood pressure? Determinants यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। Determinants मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन सा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर पे को अफेक्ट करता है? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर को आपको लिखना है। जैसे कार्डियक आउटपुट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ठीक है, फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, ये सब फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में आपको ब्रीफली लिखना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या हो जाएगा कि जो बीपी है उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए रेगुलेट कैसे करोगे। ठीक है, हमारे बॉडी में जो बीपी है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसे रेगुलेट होगा। ठीक, सिंपल। फिर डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ये तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन। एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ब्लड कोआगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये था तीनों सेट का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको ये BRIT, BOTT, BMLT, ठीक है, या जितने भी पैरामेडिकल कोर्स है उनके लिए ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत ही आसान सवाल था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और मैंने आपको इसका एनालिसिस बता दिया। अगर आप इस वे में आंसर किए हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आना यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रॉपरली तय है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। थैंक यू।